जय श्री राम मित्रों। तो जितने भी चार्टर थे वो सभी समाप्त हो गए और बीच में गैप इसलिए लग गया कि भाई मैं भी थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो है अब चल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858। आने के कारण अन्य भी है, परंतु एक है कि जो 1857 की क्रांति जो हो रही है उसके कारण ईआईसी के जितने भी अधिकार होते हैं वो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों से छीन लिया गया, जिसका एक तरह से कहें कि ब्रिटिश सरकार वो भी इंतज़ार कर रही थी कि कहाँ ये गलती करे और हमें एक मौका मिले। और ये मौका 1857 की क्रांति से मतलब अंग्रेज़ों को ब्रिटिश सरकार को मिल जाता है। और जितना भी ये मतलब शासन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में और उसको ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया जाता है। और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा कर दी, जिस पर कि महारानी विक्टोरिया के साइन होते हैं। अब आते हैं हम भारत सरकार अधिनियम 1858। कारण क्या है अभी? दोहरी शासन व्यवस्था जो चल रही थी, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और लेकर आए हैं 12 अगस्त 1858 को पामस्टन लेकर आए। ठीक है, पीछे पढ़ाया था कि भाई प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, उससे दोहरी शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था मतलब कुछ जो हिस्सेदारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, कुछ ब्रिटिश शासन के अधीन रहती है। ठीक है, तो इस तरह से एक दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी। लागू लागू होता है पामस्टन की सरकार गिरने के बाद 2 अगस्त 1858 को पीएम लॉर्ड डर्बी के समय लागू हो रहा है। किसके समय? लॉर्ड डर्बी के समय। कैसे? महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद। अच्छा, दूसरा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। कौन होता है? कैनिंग। अच्छा, एक बात और कि अब जो गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा? वायसराय। वायसराय कैसे? जब वो काम करेगा, जो भी मतलब कि जो राज्य अधीन है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वहाँ वो कहलाएगा गवर्नर जनरल। और जहाँ मतलब भारत में जो राजा लोग का अभी भी मतलब राजों को स्वायत्तता थी, यहाँ के जो रजवाड़े थे, ठीक है ना, तो रजवाड़ों को स्वायत्तता थी और वहाँ जब जाता था वो वायसराय के रूप में जाता था। प्रावधान क्या है? भारत सरकार शासन अब कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन हो गया, जो भारत का शासन है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से काम छीन लिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 चीज़ें होती थी। क्या क्या होती थी? एक नियंत्रक मंडल होता था और एक होता था निर्देशक मंडल। तो भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई है तो निर्देशक मंडल और नियंत्रण मंडल भी समाप्त कर दिए जाएंगे। सीधी बात है, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है। और सभी शक्तियाँ किसको दे दी गई? भारत सचिव के हाथों में दे दी गई। अब ये भारत सचिव कौन है? ये जो भारत सचिव है, भारत सचिव का ब्रिटिश संसद व ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना आवश्यक था। और ये भारत सचिव एक तरह से भारत में ब्रिटिश सरकार का मतलब एम्बेसडर मान लो, एक एम्बेसडर है, ठीक है ना। और भारत सचिव की सहायता हेतु भारत परिषद की स्थापना की गई कि भाई ये लोग भारत सचिव की सहायता करेंगे। अच्छा, भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य। ठीक है भाई, ये जो है तुम्हारा मतलब निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिए गए, जिसमें 24 सदस्य होते थे। 1/2 मतलब रिटायर हो जाते थे, ठीक है ना, 1/2, हाँ 1/3, सॉरी 1/3 रिटायर हो रहे थे। और तो वो था, ठीक है ना, 24 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन किसने ले लिया है? अब ब्रिटिश क्राउन ने। मतलब अब डायरेक्ट ही कौन काम कर रहा है? ब्रिटिश सरकार काम कर रही है, ठीक है ना। परंतु काम कैसे कर रही है? काम कर रही है यहाँ भारत सचिव की सहायता से। भारत सचिव क्या करेगा? डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। परंतु यहाँ पे भी क्या है? भारत सचिव की सहायता हेतु भारत परिषद की स्थापना की गई। और इसमें सदस्य कितने हैं? 15। देखो कैसे है, 8+7। 8 कौन है? ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे, ठीक है। और 7 कौन है? कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त
कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह से मतलब कंपनी काम कर रही है परंतु वो कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं। भारत सचिव प्लस 15 सदस्य जो है, मतलब भारत सचिव इंक्लूडिंग ये तो 15 सदस्य हैं, मतलब कुल मिलाकर ये 16। ये क्या कहलाएगी, अब गृह सरकार कहलाएगी, ठीक है। गृह सरकार की तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, भारतीय राजस्व से, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के तहत ये जो भारत सचिव है इसकी तनख्वाह कहाँ से देंगे, भारतीय राजस्व से। भारत सचिव भारतीय परिषद का अध्यक्ष होता था, ठीक है ना। भारतीय परिषद क्या, भारतीय परिषद जिसके 15 सदस्य हैं, ठीक है ना, जिसमें 8+7 मतलब नियुक्त हो रहे हैं। 8 जो हो रहे हैं वो किससे नियुक्त हो रहे हैं, मतलब क्राउन नियुक्त कर रहा है, 7 डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है ना। भारत सचिव भारतीय परिषद का अध्यक्ष है। भारत सचिव अर्थव्यवस्था व अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था, ठीक है ना। यहाँ बाध्यता है कि भारत सचिव को अगर इंडियन मतलब भारत में इकोनॉमी और अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनके लिए उसको भारत परिषद की राय माननी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ भारत के गवर्नर जनरल हेतु क्या परिवर्तन किए गए, क्या किए गए। गवर्नर जनरल अब जो मैंने पहले ही बताया था अब क्या कहलाएगा, वायसराय। भारत का वायसराय कौन है, कैनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल वायसराय की परिषद में विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, सम्राट करता है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य जो मतलब एक विधिक सदस्य की नियुक्ति होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। कौन से एक्ट से होती है वो, 1833 के से, ठीक है ना, कि भाई अब एक विधि सदस्य नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और 1853 के जो राजलेखा चार्टर एक्ट उससे इस विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का मतलब परमानेंट सदस्य बना दिया जाता है 1853 से, ठीक है ना। ये पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, है ना। एडवोकेट विधिक सदस्य की मतलब नियुक्ति कब हो रही है, 1833 से, ये लिखा हुआ भी है। और भाई 1853 से उसे गवर्नर जनरल की परिषद का परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। भारत सचिव जो है किसके लिए उत्तरदायी है, क्राउन के लिए, ठीक है। भारत सचिव एक तरह से कॉर्पोरेट बॉडी भी थी। खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया जाता है, कंपनी की डेड बॉडी को दफन करना, ठीक है ना, किसका काम है, 1858 के एक्ट द्वारा, ठीक है। ये हो गया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 61 द्वारा संवैधानिक विकास का सूत्रपात होता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अन्य नाम क्या क्या है, सहयोग की नीति, उदार निरंकुशता, क्योंकि क्यों, अच्छा इसमें उदार निरंकुशता इसलिए कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना कि उदार निरंकुशता का प्रादुर्भाव किस अधिनियम से होता है, 1861 से, कि इसमें क्या किया, सर्वप्रथम भारतीयों को भी शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। अच्छा गवर्नर जनरल के लिए क्या प्रावधान है, कार्यपालिका में क्या बदलाव किए गए, वायसराय को नए प्रांतों के निर्माण तथा उन प्रांतों के लिए परिषदों के कामकाज हेतु वायसराय को नए प्रांतों के निर्माण तथा उन प्रांतों के लिए गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दे दिया, ठीक है। अब प्रांतों के लिए क्या कहलाएगा, जो मतलब नियुक्त हो रहा है वो कहलाएगा गवर्नर, ठीक है ना। गवर्नर जनरल कहाँ का है, जो मैंने बताया मतलब गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं हुआ है। गवर्नर जनरल कहाँ कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा जो अंग्रेजी क्षेत्र है, और वायसराय कहलाएगा जब वो मतलब जो रजवाड़े हैं जब वहाँ जाएगा तो वो वायसराय बनकर जाएगा, ठीक है ना। अब इस वायसराय को ही ये अधिकार दे दिया गया कि वो नए प्रांतों को निर्माण कर सकता है, और उन नए प्रांतों के लिए गवर्नर चुनने का भी अधिकार किसको है, वायसराय को है, ठीक है। परिषद के कामकाज हेतु नियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल यही वायसराय, तो कहीं गवर्नर जनरल आ जाए तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो सिस्टम लागू कर दिया गया, क्यों, जैसे कैबिनेट टाइप होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हो गया है, किससे, भारत परिषद अधिनियम 1861 से, ठीक है। केंद्रीय कार्यकारिणी, ठीक है ना, के सदस्यों की संख्या अब 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य
एक विधिवेत्ता होना अनिवार्य है। वो तो हमारा पहले भी चल रहा है, ठीक है ना। परंतु ये जैसे कि फिर से नई चीज़ लेकर आ रहे हैं 1861 में, तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई पांचवा सदस्य कौन होगा। पांचवा सदस्य एक एडवोकेट जनरल होना जरूरी है। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने शुरू किया है? कैनिंग ने प्रारंभ कर दिया। भारत परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया कि अब भारत परिषद कानून बना सकती है। भारत परिषद कब से आ रहा है? 1858 से। भारत परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, ठीक है ना। और इस भारत परिषद को मिलाकर प्लस इसके साथ भारत सचिव नियुक्त कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगी? गृह सरकार कहलाएगी, ठीक है, जो कि हमने भारत सरकार अधिनियम 1858 में बताया है। अब नेक्स्ट आ जाऊँ। ये 1861 से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हो गया। सीधी बात है, पोर्टफोलियो का मतलब एक पर्टिकुलर किसी को भी वो दे देना, क्या बोलते हैं, वर्कलोड दे देना कि भाई तो अब तुम इस वर्क के पर्टिकुलर तुम एक मिनिस्टर हो, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्य जोड़ सकता था, ठीक है ना। आधे सदस्य गैर सरकारी, ठीक है ना। कार्यकाल इनका कितना है? 2 वर्ष है। गवर्नर जनरल को संकट काल में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया कि भाई अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो तुम अध्यादेश भी जारी कर सकते हो। मुंबई व मद्रास को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना, जो कि चार्टर एक्ट 33 द्वारा वापस लिया गया था, परंतु गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैध था, ठीक है ना। 1861 में पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया, ठीक है, इसलिए कैनिंग को विकेंद्रीकरण का जन्मदाता भी कहते हैं। 1861 भारत परिषद अधिनियम से बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1886, पंजाब 1896 में विधान परिषद की स्थापना की गई, परंतु इन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। राजस्व पर बहस करने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है ना। 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861, ये भी इसी दौरान पारित होते हैं। अब इसमें कमियां क्या क्या रह गई? विकेंद्रीकरण के बावजूद शक्ति का केंद्रीयकरण है। विकेंद्रीकरण क्यों भाई? ना तो तुम्हें वोटिंग का अधिकार है, ना तुम्हें राजस्व पर बहस करने का अधिकार है, ठीक है। सारी की सारी पावर किसके हाथ में? गवर्नर जनरल के हाथ में है, ठीक है ना। गवर्नर को कोई अधिकार नहीं दिए गए। विकेंद्रीकरण मतलब पोर्टफोलियो जो है सिस्टम भले ही चला दिया गया हो, परंतु अभी पावर किसके हाथों में? वायसराय या गवर्नर जनरल के हाथों में। भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया है, ठीक है ना। कोशिश की गई है कि आप इसमें आ जाओ, ठीक है ना। फाइनेंस किसके हाथ में? कार्यपालिका के। सारी डोमिनेंस गवर्नर जनरल के पास है, जैसे वित्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अब आपका? 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 हो गया। भारत परिषद अधिनियम अब आ जाता है 1892। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कांग्रेस के अनुरोध पर विधान परिषद में नॉमिनेशन की जगह चुनाव कराने का मतलब प्रस्ताव रखा गया, अनुरोध किया गया। डफरिन को आने वाले समय का अंदाजा था, इसलिए वो क्या करते हैं, भारतीय द्वारा प्रशासन तथा विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा उठ रहा है, तो इसको लेकर ये जो अधिनियम है ये बनता है। इसमें प्रावधान क्या किए जाते हैं? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 16 निश्चित कर दी गई, ठीक है ना। 10 कम से कम गैर सरकारी होनी चाहिए, ये भी प्रावधान रख दिया कि इसमें 10 जो है गैर सरकारी होना जरूरी है। चुनाव सिद्धांत निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो जाता है, ठीक है, परंतु नॉमिनेशन सिस्टम भी चल रहा है, जो कि आज भी चलता है। नॉमिनेट होते हैं उसमें विधानसभा राज्यसभा में भी होते हैं और लोकसभा में, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो कितने कितने नियुक्त करता है? शायद लोकसभा में 12 सदस्य नियुक्त करता है और राज्यसभा में 6 या 5 समथिंग ऐसा करता है, ठीक है ना। थोड़ा पॉलिटिकल का विषय है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन भी नहीं किया तो पता नहीं है, परंतु हाँ नॉमिनेशन सिस्टम अब भी चलता है, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय होना भी जरूरी है, शायद इस तरह से कुछ है ना। चुनाव शब्द का अभी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय सदस्य बजट पर बहस व प्रश्न का अधिकार, ठीक है ना। भारतीय सदस्य बजट पर बहस व प्रश्न का अधिकार था इन लोगों को, भारतीय जो सदस्य हैं, जो
अब इसमें आते हैं, किंतु अनुपूरक प्रश्न व मतदान करने का अधिकार अभी भारतीय सदस्यों को नहीं दिया गया। ठीक है, तो भारतीय सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है ना, वह प्रश्न कर सकते थे, परंतु अनुपूरक प्रश्न व मतदान का अधिकार इन लोगों को दिया नहीं गया। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय है ये कि अनुपूरक प्रश्न होते हैं उसमें, ठीक है ना, शून्यकाल, अनुपूरक प्रश्न और बहुत सारे इस तरह के वॉकवर्ड लिए जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि जो भारतीय सदस्य हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि आज भी है। ठीक है ना, परंतु इसके लिए समय क्या था, 6 दिन का। ठीक है ना, अब आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है ना, कारण क्या है, कारण इसका मार्ले मिंटो के सुधार लक्ष्य पर आधारित है। ठीक है ना, कर्जन का शोषणकारी रवैया, ठीक है ना, एक ये कि जो कर्जन है वो शोषण करना शुरू कर देता है, बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में, तुम्हें पता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और मुस्लिमों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। अच्छा, इस समय भारत सचिव कौन है, मार्ले, वायसराय कौन है, मिंटो, पूछ लेता है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है ना, सर अरुएंडल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में, ठीक है ना, पारित हुआ। ठीक है, अरुएंडल समिति पूछ लेता है किसके लिए आई थी, तो ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड है जो अरुएंडल समिति है। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य 16 से 60 कर दिए गए, जिसमें से 32 गैर सरकारी, ठीक है ना, 27 निर्वाचित और 5 नामजद होने चाहिए, नॉमिनेटेड। नामजद से मतलब मीन्स नॉमिनेटेड। ठीक है ना, व्यावसायिक व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी जाती है। कब से लागू कर दी जाती है, 1909 से। इसलिए मौर्य मिंटो को सांप्रदायिकता का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सांप्रदायिकता का जन्मदाता कौन है, तो मौर्य और मिंटो है। ठीक है ना, सांप्रदायिकता किसके समय आती है, मिंटो के समय। ठीक है ना, तो मौर्य मिंटो सांप्रदायिक, मौर्य मिंटो अधिनियम को सांप्रदायिकता का जन्मदाता या सांप्रदायिक आधार पर आने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार दिया गया तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था भी की गई। रद्द कब किया जाता है ये, 1911 में। बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषय पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब से मिल जाता है, 1909 से। ठीक है ना, भारत सरकार या भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है ना, से क्या मिल जाता है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल जाता है। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार भारतीय सदस्य सम्मिलित किए गए। अब ये भारतीय सदस्य पूछ लेता कौन कौन थे, तो ये थे केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है ना, ये दोनों हैं, इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होते हैं। ये एसपी गुप्ता विधिक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, विधिक सदस्य के रूप में, ठीक है ना, शामिल होते हैं। कौन है, एसपी गुप्ता। तो ये चीज़ें याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो पहले भारतीय हैं जो भारत परिषद में नियुक्त होते हैं कौन कौन है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। विधिक सदस्य कौन है, एसपी गुप्ता। वैसे भी मैंने जितना भी ये लिख रखा है सब इम्पोर्टेंट ही है, और इन्हीं में से ऑप्शनल तो आता ही आता है, साथ में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो इसलिए मैंने कथन के रूप में भी लिख रखे हैं। ठीक है ना, कि नंबर फर्स्ट सही है, नंबर सेकंड सही है, नंबर थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सेकंड या थर्ड सही है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उनके लिए भी ये वाला जो है बहुत ही अच्छा मटीरियल है। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम अब 1919 आ जाता है। कारण क्या है, 1909 में स्वशासन की मांग पूर्ण ना कर पाना। ठीक है ना, 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग की मतलब स्थापना नहीं, मतलब ये एक हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर से 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट, जिसमें अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसमें अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताते हैं, मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, जिसमें ये कहा गया, मतलब इसमें सर्वप्रथम भारतीयों को स्वतंत्र डोमेनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। ठीक है ना, किसमें की गई है, 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया।
तो पहली बार उत्तरदायी शासन का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, जैसे सरकार या शासन कह लो, सरकार कह लो, ठीक है ना, तो उससे कोई कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। भाई 1919 की है ना, इस तरह से पूछने का कि भाई भारत प्रसिद्ध अधिनियम है या भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है। पूछने की बात यह है कि पहली बार उत्तरदायी शासन जो शब्द है उसका प्रयोग कब किया गया है? 1919 में किया गया है। अब तक भारत सचिव का जो खर्च है वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जा रहा था। अब जो भारत सचिव का जो खर्च है वो किससे दिया जाएगा? ब्रिटिश राजस्व से। अब तक किससे दे रहे थे? भारतीय राजस्व से, ठीक है ना। जो कि हम 1858 में बात करते हैं कि जो भारत जो मतलब सचिव है उसको जो खर्च है वो किससे दे रहे हैं? भारत के राजस्व से। अब इससे कोई कंफ्यूज होने वाली मतलब कंफ्यूज तो खैर होने वाला विषय है कि ब्रिटिश राजस्व से कब दिया जाता है? 1919 में। भारतीय राजस्व से कब दिया जाता है? 1858। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे ब्रिटिश राजस्व से दो चाहे भारतीय राजस्व से दो, पैसा तो भारत का ही जा रहा है ना। अब आ जाता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आ जाती है और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम से मिला है? 1919। यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब से लागू होता है? 1919 से। केंद्र व प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो प्रांतीय विषय में क्या क्या है? सुरक्षित विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ठीक है ना, ये सुरक्षित विषय है। हस्तांतरित विषय हस्तांतरित है स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य। हस्तांतरित सुरक्षित विषय मतलब ये जो पावर है जो प्रांतों के गवर्नर है उनके हाथों में या प्रांतीय जो सरकार है। पर हस्तांतरित से मतलब है कि इसको गवर्नर जनरल कभी भी या वायसराय अपने हाथों में ले सकता था, ठीक है ना। इस अधिनियम से भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की जाती है? 1919 में। तथा भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार भी दे दिया गया। सिख, ईसाई व आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन पावर दे दी गई। द्वैत शासन का जन्म कौन है? लियोनिस कार्टिस है, ठीक है। तो ये 1919 की बात चल रही है, ठीक है ना। अब ये दो और रह गए जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़े बड़े हैं परंतु जो चीज़ें पूछती है वो लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैत शासन लागू हो जाता है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है दिल्ली में, ठीक है ना। प्रस्तावना विहीन पहला अधिनियम है। तो पहला अधिनियम जिसमें प्रस्तावना नहीं है वो है 1935। इसी 1935 की बहुत सारे जो मतलब एक्ट्स हैं वो जो हम संविधान का निर्माण करते हैं उसमें बहुत सारे हैं, मुझे लगता है 200 से ज़्यादा जो मतलब धाराएं हैं वो इस 1935 से ली गई हैं, ठीक है ना। 1937 में आम चुनाव होते हैं। कांग्रेस ने 1585 में से 711 सीटें जीती। कांग्रेस को 5 प्रांतों MB, UD, MP, UP मतलब मद्रास, बिहार, ठीक है ना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलता है। 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ तथा बंगाल में कृषक पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने पार्टी बनाई। तो जो कृषक पार्टी है मैं कहना नहीं चाहूँगा, देखो सभी को अधिकार है, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, सभी की अपनी अपनी मतलब इंटरेस्ट होते हैं किसी को। तो कृषक पार्टी आज भी है, एक तरह से एंटी ही काम कर रही हैं। जैसे कि लाल किले पे इन्होंने क्या उपद्रव मचाया था, तथाकथित किसान नेताओं ने, या कह लो किसान नेता हैं या जो भी हैं, क्योंकि जो किसान है वो तो खेतों में मिलते हैं। तो इन्होंने कृषक पार्टी ने ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में मतलब एक तरह से अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। और यूनियनिस्ट पार्टी भी मुस्लिम लीग के साथ ऐसा कर रही है। तो हमारे जितना भी जो ये ब्रिटिश जो मतलब कह लो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो ब्रिटिश सरकार जितने भी संविधान लेके आती है, एक्ट लेके आती है, आज पूरे ख़त्म हो गए। वीडियो लंबी हो गया परंतु ख़त्म करना ज़रूरी था। तो वीडियो को लाइक करें और देखें ज़रूर, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। आने लगभग उसी में से हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना। जय श्री राम मित्रों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।